नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में तेजस विमान से उड़ान भरी है। पीएम मोदी को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी पहुंचे थे। उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण किया। पीएम ने इस दौरान तेजस विमान से उड़ान भी भरी। उड़ान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की। ये अनुभव अविश्वसनीय था। जानकारी के मुताबिक सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं, उनमें तेजस विमान भी शामिल है। पहला विमान साल 2016 में वायुसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में आईएएफ के 2 स्क्वाड्रन, 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन एलसीए तेजस के साथ पूरी तरह से काम कर रही है। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर। सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेस्क्यू ऑपरेशन पर दी जानकारी। कहा, हमें सभी मजदूरों की चिंता है। ऑगर मशीन खराब हो गई है, कल तक निकाल ली जाएगी मशीन। सीएम धामी ने कहा, कल सुबह के बाद मैनुअली काम होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उन्होंने जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल सुबह के बाद जो है मैनुअली काम फिर से जारी होगा। सभी मजदूरों के लिए चिंता जताई है उन्होंने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया अभय कैंतुरा। अभय, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अभी भी ये कह सकते हैं कि सिंचारा टनल में जो दिवाली के दिन भू धसाव हुआ था, इस भू धसाव के बाद जो 13 दिन का रेस्क्यू अभियान चला, उस 13 दिन के रेस्क्यू अभियान का 14 दिन में कोई अंजाम होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। जो अगर मशीन का दूसरी बात खराब हुई थी, तो अगर मशीन के परिणाम अभी तक सफल यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, बल्कि जो ब्लेड अंदर फंसा था, जो ब्लेड बहुत हुआ था अगर मशीन का, उस ब्लेड को रिपेयर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इस काम के लिए मैनुअली वहाँ पर इस समय कह सकते हैं कि एनडीआरएफ के जो जवान है तो मैनुअली इस काम को वहाँ पर कर रहे हैं। मैनुअली काम के चलते कह सकते हैं कि अभी और समय लगना बाकी है। और जिस तरीके से जिस तो बता रहे हैं कि जिस तरीकों से बातचीत अभी तक की है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि रेस्क्यू अभियान अभी 2 से 3 दिन और चलने की संभावना यहाँ पर है। यानी जो श्रमिकों को निकालने का जो इंतजार था, वो अभी 2 से 3 दिन का और यहाँ पर हो सकता है। और विशेषज्ञ भी इसी बात को इशारा यहाँ पर कर रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय टनल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष आनंद, उन्होंने तो यहाँ पर कह दिया कि जब शुरुआत हुई इस काम को मैनुअली करने की बात कर रहे थे, मैनुअली अगर अब भी किया जाता है तो फिर 1 माह का समय और यहाँ पर लग सकता है। लेकिन इस बात से कह सकते हैं अगर जिसकी इस राय से जिसके विशेषज्ञ सहमत नहीं है, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने अपना
ये कह सकते हैं कि मीडिया में जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा था कि सभी श्रमिकों को प्रदूषण निकालने का काम यहाँ पर किया जाएगा और जो लोग परिजन यहाँ पर आए हैं उनको भरोसा दिलाते हुए राज्य सरकार हर इस प्रयास को करेगी जिस प्रयास से श्रमिक बाहर आ सकते हैं यह रेस्क्यू अभियान सफल हो सकता है। और अभी तक जो अपडेट आ रहा है वो यही है कि अगर मशीन के लिए जो प्लेट अंदर जो फंसे हुए हैं जो खराब हो चुके हैं इसके लिए जापानीज कटर यहाँ पर मंगाया गया है। जापानीज कटर के माध्यम से उन ब्लेडों को निकालने का काम वहाँ पर किया जाएगा और मैनुअली जब इस काम को वहाँ पर करेंगे तो ये समझा जा सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत समय जरूर लग सकता है लेकिन 2 से 3 दिन के भीतर सफल परिणामों की उम्मीद यहाँ पर कही जाएगी की जा सकती है और इसके लिए कह सकते हैं कि पूरी जो तैयारी है जो पूरी जी अब बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं, वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। एक बार फिर से रुख करेंगे अभय की ओर। अभय, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मशीनों की खराबी के बाद जो है काम चल रहा है, लेकिन इसको लेकर जो दूसरा प्लान उनका क्या है? बिल्कुल, अगर दूसरे प्लान की अगर हम बात करते हैं तो इस समय प्लान C और B के तहत भी यहाँ पर काम हो रहा है, यानी टनल से दूसरे स्रोत जो बरगोट की तरफ जो टनल मिलती है इस दूसरे स्रोत पर भी ड्रिलिंग का काम जारी है जिस पर 10 मीटर तक की सफलता प्राप्त हो चुकी है। अगर उसको मैनुअली किया जाता तो इसमें भी कई दिन और लगने की संभावना है यहाँ पर है। लेकिन दूसरा एक और विकल्प इसके पास ये कह सकते हैं कि विशेषज्ञों के यहाँ पर है टनल के ठीक ऊपर यानी जो चोटी की तरफ का जो हिस्सा है यहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग करने का ऑप्शन उसके पास है और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पूरी तैयारी वहाँ पर हो चुकी है। अगर मैनुअली काम में ज्यादा समय लगता है, जो अगर मशीन है उसको सही होने में ज्यादा समय यहाँ पर लगता है तो फिर जो ड्रिलिंग वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है उसको करने की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। विशेषज्ञ यहाँ पर आ चुके हैं, इसकी जो मशीन है ड्रिलिंग के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए वो मशीन यहाँ पर पहुंच चुकी है, इसके जो पाइप है वो पाइप यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चौतरफा प्लानिंग जिस समय यहाँ पर की जा रही है विशेषज्ञों की तरफ से ताकि उन श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। राज्य सरकार की भी चिंता इस बात की है कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है चुनौतियां अगर मशीन के सामने आ रही है उसकी बाधा में चुनौतियां जो आ रही है उससे परिजन कहीं हताश ना हो, निराश ना हो, इसलिए उनकी हौसला अफजाई यहाँ पर की जा रही है। दूसरा जो श्रमिक टनल के भीतर फंसे हुए हैं उनकी भी हौसला अफजाई करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है, यानी उनको खाने पीने की चीजें तो वहाँ पर भेजी जा रही है, साथ में अब ऐसे प्लान पर भी काम किया जा रहा है जिससे उनका ये कह सकते हैं कि उनका मानसिक दबाव जो इस समय उनके ऊपर पड़ रहा है वहाँ पर कम हो सके, वो ज्यादा चिंता नहीं है तो उनके उन्नत से या दूसरे ऐसे साधन वहाँ पर भेजने का उपयोग किया जा रहा है जिससे उनका मन किसी और चीज में वहाँ पर बह सके और उनके ऊपर ऐसा मानसिक दबाव ना हो, मानसिक कोई परेशानी उनको ना उठानी पड़े। तो कह सकते हैं कि पूरे विकल्प यहाँ पर खुले हैं, उन विकल्पों पर लगातार यहाँ पर काम हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभय तमाम जानकारी के लिए। मुरादाबाद के थाना पाकड़बड़ा क्षेत्र में यूनिवर्सिटी में हुई सुसाइड पर अपडेट सामने आया है, जहां टीएमयू में 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश करने वाली छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि टीएमयू में बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट सुसाइड करने के लिए 5वीं मंजिल से कूदी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद
आनन फानन में आईसीयू में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ने सुसाइड किया हो। इससे पहले भी कई छात्राओं ने सुसाइड किया है। वहीं जांच के दौरान पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। थाना पागवाड़ा क्षेत्र में एक छात्रा जो बीटेक मैकेनिकल फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, उसने एक बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से उसने कूद के आत्महत्या का प्रयास किया था। उसका सुबह से ही इलाज चल रहा था और अभी जानकारी हुई है कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसके रूम से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने घर वालों को संबोधित किया है और ऐसा उसने कहा है कि वो घर वालों की जो एक्सपेक्टेशन थी उन पर खरा नहीं उतर पा रही है और वो अच्छी अपने को नहीं साबित कर सकी है। इस निराशा में उसने संभवतः एक कदम उठाया है। अभी जांच की जा रही है। जो सुसाइड नोट उसके कमरे से मिला है उसका परीक्षण कराया जा रहा है, परिजनों को सूचित किया गया है। और खबरों में बढ़ते आगे, यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। बता दें कि 66 साल बाद विधानसभा सत्र नए नियमों के साथ होगा। सुबह 9 बजे लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक होगी। साथ ही सत्र के संचालन में नेता झंडा और बैनर नहीं ले जा सकेंगे और नेता इस बार सदन में मोबाइल भी नहीं ले जा सकेंगे। पिछले सदन में ही बदलाव किए गए थे जो इस बार लागू होंगे। साथ ही सदन में इस बार महिला सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए प्राथमिकता भी दी जाएगी। बता दें कि विधानसभा सत्र के पहले दिन 28 नवंबर को यूपी विधानसभा में निधन पर शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। इस दौरान बीजेपी के विधायक रहे आशुतोष टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवम पांडे लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विधानसभा सत्र अपने नए नियमों को लेकर चर्चा में है और अब संचालन में झंडा बैनर नेता नहीं ले जा सकेंगे। क्या कुछ नया जो है नियम में लागू किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र जो है 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। उसमें लेकर के साफ कह सकते हैं 66 साल बाद जो है एक नया बदलाव किया गया है। कहा जा सकता है कि जिस जगह पर लगातार देखा जाता था कि जैसे ही सत्र शुरू होता था उस जगह पर विपक्ष के जो नेता थे वो लगातार जो है जो होल्डिंग वगैरह थी, जो पर्चे थे वो लेकर अंदर पहुंचते थे। उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो साफ देखा गया है कि जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो नियम है वो बनाए गए हैं और उससे पहले भी कई बार देखा गया कि विधानसभा सत्र चलने के दौरान भी जो विपक्ष है लगातार जो है अपनी बातों को कहने के लिए, अपनी चीज़ों को कहने के लिए साफ तौर से देखा गया कि पर्चे वगैरह लेकर के वहाँ पर पहुँचते थे और उनको उड़ाया जाता था। लगातार जो है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पिछले कई कहा सकता है लगातार जो पिछले जो सत्र चल रहे थे उन सभी सत्रों में ये चीज़ें देखी जाती थी और लगातार जो है तस्वीरें आती थी। लगातार जो है तस्वीरें कुछ ऐसी भी आती थी कि जो मोबाइल लेकर के जो नेता हैं वो पहुंचते थे और इन सभी चीज़ों पर साफ तौर से प्रतिबंध लगाया गया है और साफ तौर से देखा गया है कि एक बदलाव किया गया है। लेकिन अब साफ तौर से ये भी है कि जो महिलाएं हैं उनको भी इस बार जो है एक मौका दिया गया है। महिलाएं भी इस बार जो है सदन में बोलेंगी, अपनी जो बात है वो रखेंगी। साफ कहा जाता है लगातार जिस तरीके से जो योगी सरकार है लगातार जो सदन है, सदन की जो गरिमा होती है उसको बरकरार रखने के लिए लगातार तत्पर रहती है, क्योंकि जो सदन है, सदन में जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए, जिस तरीके से बातें रखी जानी चाहिए वो तरीके जो है नहीं हो पाते थे क्योंकि शोरगुल होता था और जो विपक्ष था वो लगातार जो बायकाट करता था और वहाँ से साथों से देखा जाता था। ऐसी तस्वीरें आने के बाद जो है ये नियम लाया गया है कि नेता जो है वहाँ पे मोबाइल लेके नहीं जाएंगे और वहाँ पर जो पर्ची है, होल्डिंग है, ये सभी चीज़ें वहाँ नहीं पहुँचेंगी। साफ तौर से एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा। अब देखना ये होगा शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें किस तरीके से तस्वीरें सामने आती है, किस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं। जी शुभम, पिछली सदन में ही बदलाव किए गए थे लेकिन इसे लागू किए जाने में वक्त क्यों लगा?
जी बिल्कुल कह सकते हैं कि पिछले सदन में जो है चर्चा हुई थी, उसमें जो है नियम बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद जब नियम कोई बनता है तो उस पर वार्ता की जाती है, चीज़ें होती हैं। जब जाकर के देखा गया कि जब लगातार जो है पिछले सत्र जो चल रहे थे उनमें कहीं ना कहीं चीज़ें देखी जाती थी कि जो तस्वीरें थी अलग आती थी। इस बार जो है शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा उसमें बहुत सारी चीज़ों को रखा गया है, लगातार जो है उस पर काम किया गया। अब ये बदलाव देखा जा सकता है, साफ तौर से जो तस्वीर है वो साफ तौर से देखी जा सकती है कि इस बार जो शीतकालीन सत्र होगा शांतिपूर्ण देखा जाएगा। जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर बात होगी और चर्चा होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उनतीस नवंबर को अनुपूरक बनाए 30 नवंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान होगा। बड़ा अनुपूरक बजट सरकार जो है वो ला रही है। 1 दिसंबर को विधानसभा सत्र में विधायी कार्य किए जाएंगे। 42,000 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है वो लाया जा सकता है। इसके बाद तीर्थ विकास परिषद और राज्य राजधानी क्षेत्र को भी तरजीह दी जाएगी। वहीं 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे सहित कई प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। इसके बाद 29 नवंबर की बात करें तो अनुपूरक बजट को पेश किया जाना है। अयोध्या में शनिवार से 5 दिवसीय राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। बता दें कि ये प्रतियोगिता जीआईसी के मैदान में हो रही है, जहां केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा पहुंचे और उद्घाटन किया। वहीं 25 से 29 नवंबर तक प्रतियोगिता में देश भर के धनुर्धर मौजूद रहेंगे। यही कह रहे हो पा आप लोग इस मोड में हाँ पाँच मिनट लग जाएगा। हट जाओ पीछे से। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।